हाजिर नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर वक्फ तरमीमी कानून 2025 को लेकर जो दरख्वास्त दायर की गई थी, आज उस पर समाअत भी हुई और समाअत के दौरान वकीलों की जानिब से दलाइल भी पेश किए गए, सीजेआई की जानिब से कुछ बात भी सामने रखी गई है और आज जो पूरा मामला है क्या कुछ रहा है पहले वो आपको बताएंगे, उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज वक्फ तरमीमी कानून पर समाअत हुई है। आपको बताते चले कि इस कानून के खिलाफ तकरीबन 20 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गई हैं और आज जो कपिल सिब्बल ने कई दफात को गैर आईनी करार दिया है। जब उन्होंने इस समाअत की शुरुआत की है तो समाअत की शुरुआत के दौरान ही उन्होंने मुख्तलिफ जो बातें हैं वो सीजेआई जो बेंच है उसके सामने रखी हैं और उसके साथ साथ ही उन्होंने कई दफात को गैर आईनी भी करार दिया है कपिल सिब्बल की जानिब से, जिसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि सीजेआई की जानिब से भी कुछ अहम बातें आखिर पर रखी गई हैं और कल तक के जो समाअत है वो कल दोपहर तक मुलतवी कर दी गई हैं। कल दोपहर 2 बजे दोबारा से जब समाअत शुरू होगी, जो दलाइल दोबारा से वकीलों की जानिब से पेश की जाएंगे। लेकिन सीजेआई की जानिब से ये भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सभी मेंबरान इस जो वक़्फ़ है इसमें मुसलमान होने चाहिए सिवाय साबिक मेंबरान के। ये सीजेआई की जानिब से आखिर पर ये बात की गई है। सीजेआई संजीव खन्ना की जानिब से कहा गया है कि जितने भी इस वक़्फ़ बोर्ड या काउंसिल में मेंबरान होने चाहिए वो सिर्फ मुसलमान होने चाहिए सिवाय साबिक मेंबरान के। चलिए दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ इस मामले पर हुआ है पहले जानने की कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे उज्जवल के पास चलते हैं। उज्जवल, जरा अपडेट कीजिएगा, अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ समाअत के दौरान जो मोटे मोटे एक्शन हैं, जो बातें रखी गई हैं वकीलों की जानिब से और सीजेआई की जानिब से, जरा पहले वो अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक। देखिए, और आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और देखिए ये सुनवाई जो है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास जो है वो चली है। 2 बजे के आसपास एक सुनवाई है वो शुरू हुई और केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन कानून लेकर आई थी उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी आज 2 घंटे जो है वो सुनवाई और 100 से ज्यादा जो याचिकाएं इसमें लगी थी उसके ऊपर जो है वो सुनवाई हुई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कल सुनवाई होगी उस पर जो है वो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस कानून के लागू होने पर फिलहाल उन्होंने जो है वो रोक नहीं लगाई है। लेकिन जब कोर्ट के अंदर जब दलीलें हो रही थी तो कई महत्वपूर्ण बातें जो है वो निकलकर सामने आए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, कपिल सिब्बल हो या फिर आप अभिषेक मनु सिंघवी की बात करेंगे, वो तमाम बड़े चेहरे हैं विपक्षी पार्टियों के और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो है अधिवक्ता हैं, इन्होंने अपनी बात जो है वो रखी थी और केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील रखने पहुंचे थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। और देखिए चीफ जस्टिस जो है वो संजीव खन्ना, इसके साथ साथ जो है जस्टिस पी संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच ने जो है इस मामले की जो है वो सुनवाई करी थी। और देखिए अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है वो एक बात जो है वो कही गई है। इसमें उन्होंने कहा कि एक बात जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली है और वो है जिस तरीके से वक्फ संशोधन जो ये कानून बना है इसके बाद देश में जो हिंसा फैल रही है उस वजह से जो है वो ये बात जो है वो चिंता करने वाली है। और इस पे उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जो है वो हम लोग ही फैसला करेंगे। ये साफ तौर पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से देखिए कह दिया गया है कि जो मामला पूरा चल रहा है इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो फैसला लेगा। इसके बाद देखिए तकरीबन आप देखेंगे तो 3 मोटी बातें जो है इसमें गौर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए वक्फ बोर्ड बनने की जो प्रक्रिया है सबसे पहले तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है जो याचिका करता है जिन्होंने इसका विरोध किया उसके ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा किया। उसके बाद जो पुरानी वक्फ संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ये सीजीआई ने खुद कहा है देखिए क्योंकि सुनवाई के दौरान की जो 15वीं और 16वीं शताब्दी की जो मस्जिदें हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,
उनकी तो कोई सेल जो डीड है वो नहीं होगी, तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़े किए गए हैं। और उसके बाद देखिए जो वक्फ बोर्ड जो बनाया गया उसमें जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं इसमें रखे गए थे उसके ऊपर भी जो है वो सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो हिंदुओं के बोर्ड है क्या उसमें भी जो है कोई गैर हिंदू होते हैं? तो ये सवाल जो है वो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने अपना पक्ष जो है वो सरकार की तरफ से रखा है, लेकिन फिलहाल मोटी बात यही है कि देखिए इस मामले में जो है अभी सुनवाई जो है वो पूरी नहीं हुई है। कल दोबारा जो है वो सुनवाई होगी और 2 बजे सुनवाई शुरू होगी। तब तक जो है वो शुक्रिया उज्ज्वला दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे। नाजरीन आपको बताते चले कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो समाअत हुई है वक्फ तरमीमी कानून 2025 के लिए 25 को लेकर आज जो कपिल सिब्बल और उसके साथ साथ ही जो अभिषेक मनु सिंघवी की जानिब से दलाइल सीजेआई के सामने रखे गए हैं। बहुत सी बातें उनके सामने उनकी जानिब से रखी गई हैं, जहां कपिल सिब्बल ने कई दफात को गैर आईनी करार दिया है और कहा है कि ये मजहबी मामलात में मुदाखलत है। तरमीम जो आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करती हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की जानिब से भी कहा गया है और इसके साथ साथ ही सीजेआई ने हुकूमत से पूछा कि वक्फ को सारिफ से क्यों हटाया गया है, ये सीजेआई की जानिब से भी कहा गया और बहुत सी बातें आज भी की गई हैं सीजेआई की जानिब से। लेकिन कल दोपहर दोबारा से जब कार्रवाई शुरू होगी, समाअत शुरू होगी, तो उसके बाद ही दोबारा से इस पर बात की जाएगी और जो वकील है उनकी जानिब से इस बेंच के सामने दलाइल पेश किए जाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके पास भी चलेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं ज़ुहैब यूसुफ मीर, इनका ताल्लुक पीडीपी से हैं, पीडीपी के तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ ही सरबजीत सिंह जोहाल, ये भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद इलियासी शराफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इलियासी साहब प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप ही के पास आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की जानिब से जो दलाइल पेश किए गए हैं, सीजेआई की जानिब से भी कुछ बातें सामने रखी गई हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का होना ज़रूरी है, सिवाय जो साबिक अफसरान हैं उनके, और उसके साथ साथ ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीजेआई की जानिब से रखी गई हैं। आज की जो कार्रवाई है, आज की जो समाअत है, आपका पहला रिएक्शन उस पर जानना चाहूँगा। के 2 कमेंट्स मुझे बहुत पॉजिटिव लगे हैं जी। एक कमेंट ये लगा है कि जो कोर्ट से वक्फ की जायदाद, वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड हो गई कि ये वक्फ की है, उसको बिल्कुल भी ना टच किया जाए, बल्कि उसको वक्फ की ही जायदाद मानी जाए। ये बात सबसे पहले सीजेआई ने कही जी। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पर पूछा है गवर्नमेंट के हमारे वकील से कि क्या आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को भी एंट्री देंगे क्या? ये 2 पॉइंट्स मैं समझता हूं एक आने वाले जजमेंट में जो भी जजमेंट आएगा याद रखने के काबिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो पैटर्न 2014 से अभी तक चला जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के फेवर्ड के केसेस में % से ज्यादा गवर्नमेंट की ही पक्ष में फैसले आए, वहां पर डाउटफुल है, वहां एक बड़ा डाउट क्रिएट होता है। और पूरी के पूरी मुस्लिम कौम, खास तौर पर आने वाले दिनों में क्रिश्चियन और सिख कौम भी बड़ी शंका के साथ इस जजमेंट को देखेंगे, क्योंकि 10 सालों में जजमेंट जो है अक्सर नाजायज तौर पर भी गवर्नमेंट के हक में गए हैं और हकदारों को हक नहीं मिला, खास तौर पर बाबरी मस्जिद के मसले। अब जरा मैं सरबजीत के पास आऊंगा। सरबजीत, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत जो हुई है, पहले दिन ही 2 बजे शुरू हुई है। आज वकीलों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनकी जानिब से भी बहुत सारे जो पॉइंट्स रखे गए हैं। आप आज की समाअत जो हियरिंग हुई है उस पर आपका पहला कॉमेंट क्या होगा? देखिए, ये जो मसला है, पहला नंबर तो वक्फ का जो बिल है वो पास हो चुका है और एग्जीक्यूट हो गया जी। यहाँ तक आज
जो मसले मसाइल जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड गया, मैं खुद बहुत सारे इशू के साथ जुड़ा हुआ हूँ वक्फ बोर्ड के। मेरे इलाके में मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। मैंने देखा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनका कब्जा है। जो मजलूम लोग हैं चाहे वो मुसलमान हैं उनको कोई फायदा नहीं कभी हुआ। यहाँ आप जम्मू में देख लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े मॉल बने हैं, वो मॉल की शॉपिंग शॉप और सब कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, जो मजलूम लोग हैं वो वही हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है ये कदम है जो वक्फ को ये निरस्त करके जो केंद्र की सरकार ने जो बिल पास किया है। देखिए, जब तक हम सबके साथ सबका विकास नहीं करेंगे, हम चंद लोग जो हैं बड़े बड़े जो लोग हैं हिंदुस्तान में, आज 1,25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और महज 200 करोड़ पूरे साल का रेवेन्यू आता था। चंद लोगों का कब्जा था। अब चूंकि वो लोग, चाहे वो ओवैसी है चाहे वो आजम खान है, उन लोगों को परेशानी है, लेकिन जो मजलूम लोग हैं उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। कोई विधवा को वहां पर या कोई ऐसे जो यतीम बच्चे हैं उनके वेलफेयर पे खर्चा हो, उनके लिए कुछ ये करते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये सरकार का कदम है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अब तो ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, आज की सुनवाई हुई है, वो तो कोर्ट का जुडिशरी का मसला है, उसमें हम हस्तक्षेप, लेकिन जो हुआ है, जो गरीब मुसलमान हैं वो सब खुश हैं। ये चंद लोगों को इसकी परेशानी ठीक है। सरबजीत जी, आपका मानना है कि कानून बना है तो सही हुआ है, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा था उन्हें इंसाफ इस कानून के तहत मिलेगा। अब जरा ज़ुहैब जी आपसे जानना चाहूंगा, आज की कार्रवाई के हवाले से आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, आपका पहला कमेंट होगा? और जिस तरह से भाजपा का मानना है कि जो गरीब लोग हैं जो इसके मुस्तहिक थे उन्हें वो हक नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर कानून बनाना पड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का, यहाँ पे हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है बात की वक्फ की और उसके बाद मुस्लिम्स की डेवलपमेंट के ऊपर चले गए वो जी। लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर कि ये दो अलग अलग मसले हैं। पर कि वक्फ का चल गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के बारे में बात की, या बात दूसरे गैर मुसलमान जो बोर्ड्स है क्या उसमें दूसरे मजहबों के लोग आ सकते हैं उसकी बात की, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये रिकॉग्नाइज करता है कि कहीं ना कहीं ये जो कानून बनाया है इन लोगों ने उलटबाजी में, जल्दबाजी में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द of the Muslim community, the Muslim clergy and even the Muslim representatives in the parliament, जिनको ये कभी वोट नहीं, जिनको कभी टिकट भी नहीं देते, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी समझता है कि वो कानून गलत बना है और जल्दबाजी में बना है। Having said all of this, अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, हालांकि मैं कभी बारे में ज्यादा बोलता नहीं, नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज किया है वक्फ को और डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स को। वक्फ एक हिसाब से आप मान लीजिए एक निजी मामला है, इसमें मुसलमानों का एक निजी मामला है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अब वो सब जुडिस है, हम कहते थे कि वो गलत तरीके से ये कानून लागू कर दिया गया है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, अब वहां पे उसका फैसला मुझे पूरा यकीन है। जिस तरीके से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पे जजमेंट्स दिए हैं, हम 24 करोड़ मुसलमानों की भी आस्था को रेस्पेक्ट किया जाएगा। और हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। 24 करोड़ मुसलमानों की भी आस्था को रेस्पेक्ट किया जाएगा और वो दे विल टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। हैविंग सेड दिस, कि अगर जब आप मुस्लिम्स की डेवलपमेंट की बात करें, मुस्लिम्स की डेवलपमेंट है कि 1951 से लेके अगर आप अभी तक देखें, टोटल 11-12 हजार IAS अफसर पूरे इंडिया में निकले हैं, जिसमें लगभग 411 ही मुसलमान बने हैं। अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली अगर आप देखें, जो हमारे हाई कोर्ट्स है, परमानेंट जजेस पूरे इंडिया में सिर्फ मुसलमान जो है परमानेंट जजेस हाई कोर्ट्स में 685 में से सिर्फ 25 ही मुसलमान हैं।
और बल्कि 17 हाई कोर्ट्स में अगर आप देखें वहां है ही नहीं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, बीजेपी तो किसी मुस्लिम को टिकट देती ही नहीं है, उनके एमपीज भी नहीं है। और उसके बाद अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए हम, अभी 14% जो पॉपुलेशन है उसकी महज 4% रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट। बिल्कुल। तो और अगर हम मुस्लिम स्कॉलरशिप आप देख लीजिए, कौन है वो तंजीम जिसने मुस्लिम स्कॉलरशिप्स को खत्म किया है। अगर आप मुस्लिम्स को सिर्फ ये बोले और यही आप सिर्फ मापदंड दे कि स्कीम्स में जो राशन मिल रहा है वो हिंदू को भी सेम मिल रहा है, मुसलमान को भी सेम मिल रहा है, दलित को भी सेम मिल रहा है। अगर हम लोगों को डेवलपमेंट जो हमारी है मुसलमानों की डेवलपमेंट की, अगर वो सिर्फ फ्री राशन के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, मुसलमानों को फ्री राशन मिल रहा है, स्कीम्स के वो स्कीम्स का उनको लाभ मिल रहा है सबको इक्वली। लेकिन जो जनरेशनल डिफॉल्ट है 1947 से लेके अभी तक, मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री हैज चोजन टू स्टे इन दिस कंट्री। मुस्लिम जो अभी हमें मुसलमान है, उन लोगों ने चूज किया हिंदुस्तान को, सेकुलर हिंदुस्तान को। तो सेकुलर हिंदुस्तान को उन्होंने चूज किया, उस चीज का रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनके पर्सनल लॉज को, उसके वक्फ को, उसके वो चाहे मीट खाए उसको आप हर चीज को डेसिमेट करें और उसके बाद आप ज़ोएब साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। यहाँ पर एक वक्फा लेना होगा, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात को कंटिन्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां आज वक्फ तरमीमी कानून को लेकर समाअत हुई है। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम 5 के 5 में नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज वक्फ तरमीमी कानून 2025 को लेकर समाअत हुई है। अब ज़रा इलियासी के पास मैं चलूँगा। इलियासी जी, जिस तरह से आज CJI की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब समाअत हो रही थी, जब हियरिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसमें मुसलमान जो मेम्बरान हैं वो होने चाहिए, और साथ ही साथ कहा है कि अगर कोई साबिक जो मेंबर होगा वो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन सभी मेम्बरान जो है वो मुस्लिम होने चाहिए, उसने बात क्यों कही है। देखिए, मैं दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे पास रिलीजियस बॉडीज की जनरली एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से जिस कम्युनिटी की रिलीजियस बॉडी है उस कम्युनिटी के लोग ही अपॉइंट होते हैं। तिरुमला की मंदिर ले लीजिए या आप अयोध्या की राम मंदिर ले लीजिए या कोई भी मंदिर ले लीजिए, बोर्ड में आपको हिंदूस मिलेंगे। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेशर और ये स्टेटमेंट कि वक्फ बोर्ड के बोर्ड पर भी मुस्लिम्स रहें, स्ट्रेस देकर CJI ने कहा है। दूसरी बात, मैं दो बातें खास तौर पर आपके सामने रखूंगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है 2024 की कि भारत करप्शन में 96 पर चले गया और 100 में से सिर्फ 38 स्कोर करा। हर डिपार्टमेंट में करप्शन, रेलवेज, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, आर्मी, पुलिस और आइए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हर डिपार्टमेंट में रोड्स एंड बिल्डिंग्स करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास बोले थे, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन की लाइन में ठहरा के बेरोजगार कर दिए, अदानी अंबानी की गुलामी में एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस बेच दिए, और आज भारत का खर्चा 4 गुना बढ़ा के 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिए, और क्राइम और करप्शन में नंबर 1 पे जाते जा रहा। तो पूरे डिपार्टमेंट मोदी जी से क्या ले ले हम, जैसा वो वक्फ ले ले रहे हमारे से। अगर करप्शन को बुनियाद बनाया जाए तो मोदी के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं रहना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट के पास। और अगर वक्फ में करप्शन था, आप स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आकर उसको सॉल्व करिए, करप्ट लोगों को अंदर डालिए, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। लेकिन
आप पूरी की पूरी जायदाद को हड़प के अदानी अंबानी को देने का प्लान कर रहे हैं, जैसा आदिवासियों की जमीन, दलितों की जमीन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजर में आता है आरएसएस के क्रिश्चियंस की जमीन भी मापी जाएगी, मिशनरीज की जमीन और सिखों के गुरुद्वारे भी मापे जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आगे चलकर तमाम माइनॉरिटीज के लिए खतरनाक होगी, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, करप्शन भारत से खत्म हो, भारत में शांति उन्नति रहे, गरीब को उसका हक मिले, कोई भी मजहब का, कोई भी जाति का, कोई भी बैकग्राउंड, जो हकदार है उसको हक मिले, और हर किस्म की बर्बादी और नाइत्तेफाकी खत्म हो। उसके लिए अच्छे तगड़े खवानीन सऊदी अरब में जैसे है वैसे लेकर आइए। $200 बिलियन करप्ट लोगों से हलक में हाथ डाल के निकालिए यहाँ पे क्राउन प्रिंस, वैसा कोई कानून लाइए और गरीबों में हेल्प करिए, ना कि उनकी जायदादें खाने की प्लानिंग करिए। ठीक है इलियासी साहब। सरबजीत जी, अब जरा इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से इलियासी साहब ने भी ये कहा है कि अगर करप्शन थी, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी लानी थी तो कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी, जब तक कि आपके अंदर जो नीयत है वो ख़राब थी, ज़मीन हड़पने की कोशिश थी। अगर ट्रांसपेरेंसी लानी थी तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते, ऐसे इकदामात उठाते थी, वो करप्शन ख़त्म होती। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी जो प्रवक्ता बोले, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो कह रहे थे कि आज 411 शायद मुस्लिम आईएएस अफसर हैं। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि 60 साल से ज्यादा जो कार्यकाल वो तो कांग्रेस का रहा, तो उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा आज केंद्र की सरकार को सबका साथ सबका विकास और मुसलमान के बच्चों के हाथ में आज कंप्यूटर हो, ये सोच आज मोदी जी की है। तो तब की सरकारों ने क्या सोचा? और अभी यहाँ भाई साहब भी ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर कुछ जो वक्फ बोर्ड का है उसमें मेंबर होना चाहिए, और मंदिर में क्यों नहीं? अरे मंदिर को मस्जिद से कीजिए ना आप कंपेयर। अगर मस्जिद का कहीं बोर्ड बनता तो उसमें मुसलमान है, ऐसे मंदिर का कहीं बोर्ड बनेगा तो उसमें हिंदू है, अगर गुरुद्वारे में कोई बोर्ड बनेगा तो सिख है। लेकिन जो वक्फ का जो इतना बड़ा साम्राज्य है और चंद लोग इसको यूज कर रहे थे, चंद लोगों के हाथों में था, जो मजलूम लोग हैं वो कहाँ गए? आज क्यों 411 आईएएस अफसर हैं मुसलमानों के? ये सारा अगर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं तो कांग्रेस के सर पे फोड़िए। मोदी जी ने इससे पहले भी जो कानून लाए हैं वो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए लाए हैं, चाहे वो 3 तलाक केस जो का कानून था, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। और ये कानून भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो गरीब मुसलमान लोग हैं, ये चंद लोगों को, आधा % लोगों को परेशानी है। ठीक है इलियासी साहब, जवाब दीजिएगा। गरीब मुस्लिम है वो भी खुश हैं इस बात के लिए। अगर आप खुद ही ब्यौरा दे रहे हो कि मुसलमानों के साथ जायजती हुई है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? ठीक है सरबजीत जी, ठीक है इलियासी साहब को जवाब देने दीजिए। तक जिन्होंने सरकार की, उन्होंने आप लोगों के हाथों में सरदार जी थोड़ा धैर्य रखिए। मोदी जी आज चाहते हैं कि मुसलमानों के, सरदार जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, महिलाओं के 22 लाख करोड़ वो बढ़ चढ़ के मोदी ने अदानी अंबानी को माफ कर दिए। मुसलमानों के 22 लाख करोड़ मोदी जी ने अदानी अंबानी को माफ कर दिए, और गरीब किसान लाखों में खुदकशी करके मर रहा है भारत कोई सच्चाई नहीं है की वजह से, अपोजिशन का हिंदू बेरोजगार खुदकशी करके मर रहा है। ये सबका साथ सबका विकास है। गैस पर और पेट्रोल पर कीमत बढ़ा दिए, क्या ये सबका साथ सबका विकास है? पहले के अंदर हिंदू पे थे जो एकदम उठ के यहाँ राशन में रेप हो रहा, ये सबका साथ सबका विकास है। कुछ प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के खिलाफ किया जाता है जा रहा, और हम सुनते हैं सबका साथ सबका विकास है। आज हमारी आर्मी के नौजवानों को 5 साल में नौकरी देना पड़ रहा, क्या ये सबका साथ सबका विकास है? लद्दाख चाइना कब्जा बेसहारा, क्या ये सबका साथ जो बच्चे विकास है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? अदानी अंबानी का विकास, मोदी जी का साथ, मोदी जी का साथ, अदानी अंबानी का विकास। अंबानी मोदी जी आने के पहले भी ऐसे थे। सबका साथ सबका विकास नहीं है। आज भारत का मिडिल क्लास परेशान है, आज सोना गिरवी रखने पे मजबूर है, हर जगह ये धांधलियां होती हैं का राशन 2 गुना बढ़ गया है। अभी कोई भी जमीन पड़ी रहती थी
आप वहां पर अब एक ग्रीन तबाही कपड़ा सिर्फ लगा के मुसलमानों 6 का पहलू महीने नहीं के है, बाद कह देते थे सवा कि ये 100 करोड़ वक्त हिंदुस्तानी बर्बाद हो रहे हैं बीजेपी राज में, मोदी राज। ठीक है, दोबारा मैं आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पर तिजारती एक वक्फा लेना होगा। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात हम दोबारा से आज की समात के हवाले से वक्फ तरमीमी कानून को लेकर। प्रोग्राम 5 के पंच में नाजरीन हम बात वक्फ तरमीमी कानून 2025 को लेकर जहां आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात भी हुए हैं। अब जरा हम पीडीपी के तर्जुमान ज़ुहैब यूसुफ मीरा आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज जो समात हुई है, आज की समात के हवाले से आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर का क्वेश्चन पूछ के और ये कह के कि क्या बाकी बोर्ड्स में भी जो गैर मजहबी लोग हैं उसमें आने के लिए आप रेडी हैं उसमें डालने के लिए, तो वो ये सारी सवाल खुद ही में एक सवाल खड़ा करता है कि जो ये वक्फ का इन लोगों ने कानून बनाया है ये एक मुकम्मल कानून नहीं है। ये मुकम्मल कानून इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो मुस्लिम क्लर्जी है, जैसे मैंने कहा इससे पहले भी, चाहे वो मुस्लिम क्लर्जी है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो मुस्लिम उलेमा है, उनकी या ऑपोजिशन मेंबर्स जो जेपीसी में थे, उनकी कोई भी रिकमेंडेशन आपने एक्सेप्ट नहीं की। आपने ये बस एक हिसाब से ये एक पॉलिटिकल कानून बना दिया है। यू आर कन्वर्टिंग दिस कंट्री, यू आर कन्वर्टिंग डेमोक्रेसी इनटू मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। अगर आपको एक्चुअली में मुसलमानों की हालात के बारे में सच में आप संजीदा है और ठीक करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट या सचार कमेटी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करते हो आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसके बावजूद आप देख लीजिए कितने ही सारी स्कॉलरशिप्स है जो मुस्लिम बच्चों की है वो आपने खत्म कर दी। आपने पूरी दुनिया में ये ढोल पीटा है कि मुसलमानों की जो ये हालात है वो इस वजह से ये हालात है क्योंकि मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं मुसलमानों के। वाइलेज रियलिटी ये है कि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में ये NCEAR का डेटा है कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे जो है वो मदरसा में जाते हैं। अब हम बात करते हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, ताकि आप देख लीजिए केरला में भी अगर देखेंगे, केरला में 99% लिटरेसी है, उधर तो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो वो भी क्या सारे मदरसे में जाते हैं। तो आप अब मुसलमानों की इंटीग्रेशन की तो दूर की बात है, आप तो मुझे लगता है कि और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है यू आर ऑन अ पाथ ऑफ क्रिएटिंग सेकेंड क्लास सिटीजनशिप फॉर मुस्लिम। चाहे वो आप देख लीजिए किस तरीके से वो कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, अभी रिसेंटली कोई रूह अफ़ज़ा जिहाद भी स्टार्ट किया था इन लोगों ने। तो ये अगर यही चलता रहेगा मामला, तो हाउ विल अ मुस्लिम हु हैज चोजन टू स्टे इन दिस कंट्री एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 47 में उसने चूज किया है इस कंट्री को, वो कैसे रहेगा इस कंट्री में एक इक्वल बाशिंदा। और एक सिविलाइज्ड नेशन और एक सिविलाइज्ड जो कंट्री होती है जी, उसका जो बेंचमार्क ये होता है कि वो अपनी माइनॉरिटीज को कितना ज्यादा सेफ फील, सिक्योर फील कराए और उसकी माइनॉरिटीज को उसके जस्टिस सिस्टम से कितनी ज्यादा उसे उम्मीद होती है। यहाँ पे तो सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही है। 14% मुस्लिम्स है कंट्री में, 4.5% उनकी रिप्रेजेंटेशन है। बीजेपी आप सबका विकास, सबका साथ, ये सारी चीजें सबका बोलते हो, लेकिन कितने ही लोगों को आपने टिकट्स दी है, कितनी महिलाओं को आपने टिकट्स दी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की।
कितनी टिकट महिलाओं को आपने एमएलए की टिकट दी है पूरे कंट्री में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और they are all claims, as I told you earlier, they are converting this beautiful democracy जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में खुशी से रहते थे, they are converting this into a majoritarian democracy, which is not right। ये ठीक बात नहीं है। ये गांधी का जो देश है उसको धीरे धीरे इरोड करते जा रहे हैं, और वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है। अब जरा सरबजीत जी आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से सवाल भी उठाए गए हैं, अगर आप मुसलमानों के खैरख्वाह हैं, मुसलमानों से असल में चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करें, तो कम से कम स्कॉलरशिप ख़त्म नहीं करते और उसके साथ साथ ही उनको रिप्रेजेंटेशन देते, चाहे लोकसभा में या असम्बली इलेक्शंस के दौरान, या ख़वातीन के अगर आप उनके हुकूक की बात करते तो उनको भी आप रिप्रेजेंटेशन देते, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप एंटी मुस्लिम जो एजेंडा है वो चलाते हैं। देखिए, जहां तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है चाहे वो असेंबली है, वो लोगों ने चुनना होता है। मैं जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देता हूं कि 20 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के आज मुस्लिम मेजॉरिटी में यहाँ कार्यकर्ता है, अब वो कुछ कम वोटों से हार गए। जम्मू कश्मीर में आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कोई। अगर जम्मू कश्मीर में आपके पास ऑप्शन होता तो शायद आप यहाँ पे भी शायद किसी बंगाल से लेके आते इंसान को और यहाँ पे उसको इलेक्शन लड़वाते। ऐसी बात नहीं है। कितने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में टिकट दिया? 20 से ज्यादा मुस्लिम को टिकट दिया। बहुत शुक्रिया। अब आप लोग आपके जो रहनुमा हैं लोगों को दिया है ऐसे शगुफे छोड़ते हैं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में पंजाब में कितनों को कितनों को दिया, हरियाणा में कितनों को दिया, महाराष्ट्र में कितनों को दिया, मध्य प्रदेश में कितनों को दिया, आसाम में कितनों को दिया, कर्नाटका में कितनों को दिया, केरला में कितनों को दिया, पंजाब में कितनों को दिया, आपके पंजाब में कितनों को दिया, ये तो बता दीजिए भाई। यही तो मसला है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अरे आप लोगों के चंद लोग आते हैं बेचारे अच्छे लोग जो समझते हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्ट्रेटजी। आप जम्मू कश्मीर में देखिए आज कितने बढ़िया हालात बने हैं। यहाँ आए दिन रोज जम्मू कश्मीर को बंद होता था, कैलेंडर पाकिस्तान से चलता था, हुर्रियत कहती थी सुबह बंद है, 2-2 महीने बंद रहता था। हमारे जो वहां के नौजवान हैं उनको कैसे AK-47 उनके हाथ में पड़काए, 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, मारे गए, चाहे वो उग्रवादी हैं चाहे वो वेल्थ फोर्सेस के लोग हैं। जनाब मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, आज वहाँ पर कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने का सिलसिला रुका है, ये वक्त के बारे में डिबेट लोग आए हैं, अच्छी बात है, सिचुएशन के बारे में खुश होना चाहिए। कैसे हालात बने कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में डिबेट नहीं, ये वक्त के बारे में जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है। ये हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों के वक्त का डिबेट है। ये कश्मीर में पॉलिटिक्स चल रही है, कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है, उसका डिबेट नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कश्मीर में, कितने सारे नौजवान हैं जिनकी नौकरी यहाँ पे नहीं मिल रही है। आप बताइए जरा, पिछले 2019 से लेके अभी तक खास करके कितने लोगों को नौकरी दी आपने? आप भी बताइए। कितनी सारी इन्वेस्टमेंट, जो आप बोलते थे कि दुबई से इन्वेस्टमेंट आएगी, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट आई? आप बताइए कितनी सारी इन्वेस्टमेंट आई? हम सुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन आपने पूरी दुनिया में डोल पीटा G20 का। आपने बोला कि G20 यहाँ पे प्रोग्राम होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, लेकिन रियलिटी ये है जिस दिन G20 का प्रोग्राम आपने करवाया, जो 2 कोचों में आपने टाइलें लगवाई और लाइटें लगवाई और पूरी दुनिया में उसका डंका पीटा, लेकिन पॉइंट ये है कि उस दिन सारे जितने भी कश्मीर के लोग थे वो अंदर अपने घरों में बंद थे और G20 के ही सिर्फ नुमाइंदे बाहर थे। वो भी सोच रहे होंगे कि ये सारी दुकानें जो यहाँ पे वो बंद क्यों हैं। सो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद ही हालात बना रहे हो कि कैसे हालात थे कश्मीर। ठीक है सरबजीत जी, आखिर पर भी इलियासी साहब आप अपना कमेंट रखें आखिर पर, उसके साथ ही फिर प्रोग्राम वाइंड अप करना होगा। इलियासी साहब, बात यह है कि 24 करोड़ मुसलमान नहीं चाहते कि मिडिल क्लास सिटीजन की तरह रहे। मैं दो बातें आपके साथ सरदार जी, सबसे ज्यादा जवान मोदी गवर्नमेंट के अंडर में मरे, सबसे ज्यादा किसान मोदी गवर्नमेंट के अंडर में मरे, सबसे ज्यादा बेरोजगार खुदकशी मोदी गवर्नमेंट के अंडर में करे। ये स्टैटिस्टिक्स पिछले 11 साल से निकाल के देख लीजिए आप। और सबसे ज्यादा तकलीफ कश्मीरियों को मोदी गवर्नमेंट के अंडर में हो रही है, इसीलिए कश्मीरी पंडित आज भी वापस जाके सेटल नहीं हो रहे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में।
मैं इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं, मेरे पिताजी ने खून पसीना लगाया 71 की जंग में भारत की हिफाजत के लिए, लेकिन आज सिक्योरिटी अपैरेटस, इकोनॉमिक अपैरेटस और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भारत की नीचे आते जा रही है। चाइना दंदनाते फिर रहा है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक महंगाई बढ़ रही है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ के जमीनों पर कब्जे की प्लानिंग में है, ना कि रियल इश्यूज को डिस्कस करने में। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। इलियासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सरबजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ज़ुहैब यूसुफ पीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।